न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। रणदीप सुरजेवाला पुलिस शैतान कुर्सी पर है। सुकांत मजूमदार को जून में 3 बार हिरासत में लिया गया। लव जिहाद मामले में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर एनएसए लागू। आप देख रहे हैं सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। रणदीप सुरजेवाला बोले शैतान कुर्सी पर है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पहलगाम आतंकी हमले और उनके कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने को लेकर मोदी सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी को प्रथम श्रेय देने वाला देश आज वैश्विक सुरक्षा का चेहरा बन बैठा है। ये हमारे लिए शर्मनाक है और कूटनीति रूप से घातक है। सुरजेवाला ने कहा कि शैतान अब कुर्सी पर बैठा है और ये मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। Namaskar friends. I'm here today on an extremely important and a serious issue. Terror state of Pakistan has been now made global security broker. Devil is now in the chair as Pakistan leads United Nations Security Council as on yesterday evening, that is 1st July 2025. It's a huge loss of credibility and a huge diplomatic disaster of Modi government by compromising our interests as a nation. The global photo ops, the world tours have only led to embarrassment. I want to point out a few important facets to you today. Number one, Pakistan, a terror state with a proven track record of harboring terrorists, propagating terror and exporting terrorism to India, has been elected as President of the United Nations Security Council as on yesterday 1st July 2025. What has Modi government done? This occurred weeks after the Pahalgam terror attack, which was clearly Pak-sponsored and Pak-driven. This has happened despite false bravado on foreign policy by Modi government and its foreign minister, Mr. S. Jayashankar, who utterly failed to prevent this preventable disaster by advocating with at the world stage with the Committee of Nations. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुकांत मजूमदार को जून में 3 बार हिरासत में लिया गया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि पिछले महीने उन्हें 3 बार किसी कारण हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि 12 जून को कालीघाट, 20 जून को एक आम नागरिक के घर जाते समय और 28 जून को लोकतांत्रिक आंदोलन करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। मजूमदार ने इसे सीधे तौर पर उनके मौखिक अधिकारों को उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक नेता का नहीं बल्कि हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की मांग की है। देखिए, कल लास्ट महीने में हमें 3 बार डिफरेंट जगह से डिटेन किया गया। 12 तारीख को मुझे डिटेन किया गया जब मैं कालीघाट गया था। 20 तारीख को जब मैं एक इंडिविजुअल के घर उनके बुलावे पे जा रहा था, इवन वो व्यक्ति मुझे मिलने के लिए बीच रोड में आ गया कि आप चलिए मेरे घर। एक व्यक्ति के घर जाने के लिए मुझे रोका गया और 28 तारीख को अरेस्ट किया गया फिर से डेमोक्रेटिक एजिटेशन के लिए और मुझे पूरी रात वहाँ पे रहना पड़ा, लाल बाजार में रहना पड़ा। तो दिस इज द ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन
बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मेरे को भी नागरिक अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा दिया गया है, इस नागरिक अधिकार का हनन है। तो इसके खिलाफ मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के पास आया हूँ, न्यायालय के पास आया हूँ और गुहार लगाया हूँ कि मेरे इन जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और उसके साथ साथ नागरिक के हिसाब से जो हमारा अधिकार है, नागरिक अधिकार है, इसकी रक्षा महामहिम न्यायालय करे। दादा, देखा गया कल मनोजीत वाले केस में उसे फिर से 10 दिन की पीसी हुई है। अभी जो उसकी जीबी की मीटिंग हुई थी उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, बाकी दोनों स्टूडेंट्स को भी निकाल दिया गया है। क्या इसके पीछे क्या कोई गॉडफादर था जिसका पता अब तक नहीं लगा? देखिए, पहली बात यह है कि एक हिस्ट्री शीटर को, यानी जिसकी पीछे 4 एफआईआर हो, पुलिस पीटने की, मारने की एफआईआर हो और पुलिस पीटने की वजह से एक रात जेल में भी रहा हो, उस व्यक्ति को अगर एक कैजुअल स्टाफ के हिसाब से कॉलेज में रखा जा रहा है तो मुझे लगता है कि रोल ऑफ द जीबी जो है, जीबी सब मेंबर्स, उनके भी रोल की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा और भी लड़कियों के साथ इसने आइदर बलात्कार किया है या उनको प्रेशराइज करके, मनोजीत ने प्रेशराइज करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की और उसकी वीडियोग्राफी की है। तो इसके भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस वीडियोग्राफी की यूज़ कर उन लड़कियों को क्या मनोजीत बार बार बुलाता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, या जिनके हाथ इनके सिर पे है उनके पास भी इन लड़कियों को भेजा जाता था एक्सप्लॉइट होने के लिए। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप एक कॉलेज कैंपस को सेफ नहीं रख पा रहे, कॉलेज कैंपस के अंदर अगर इस एक छात्रा के साथ, एक स्टूडेंट के साथ अगर बलात्कार होता है तो आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर, इनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। जोगेश चंद कॉलेज जो है उसके यूनियन की तरफ से बोला गया है कि 5 साल तक पास आउट स्टूडेंट्स को अंदर आने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी प्रोग्राम या इवेंट में वो नहीं आएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सरकार को ठीक तरीके से सोचना चाहिए। क्यों एक कॉलेज इंडिविजुअल नोटिस निकालेगा? सारे कॉलेजेस को नोटिस निकालना चाहिए। कोई एक स्टूडेंट आ सकता है, लेकिन 1 दिन के लिए आ सकता है, 2 दिन के लिए आ सकता है, उनको सर्टिफिकेट भी। लेकिन अब लगातार एक कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं, सब जगह में ऐसा हो रहा है। सब छात्र नेता बैठे, बच्चे के बाप बन गए, छात्र नेता बन के बैठे हुए हैं। चलो देखिए, तो तृणमूल की तो मानसिकता है, तृणमूल की मानसिकता है छोटी घटना। ममता बनर्जी खुद बोल चुकी है कि छोटी घटना ऐसी चीज़ें होती है। तो रेप को लेकर हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार ये मुझे लगता है कि एट ऑल सीरियस नहीं है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। और जिस तरीके की इसको लेकर संजीदगी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वी आर लैकिंग दैट सेंसिटिविटी द स्टेट गवर्नमेंट। देखा जा रहा है कि सिर्फ साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज नहीं, कोलकाता के बहुत कॉलेजेस में जहाँ पे टीएमसी के छात्र नेता, वो लोग उसी कॉलेज में कोई कैजुअल स्टाफ, कोई गेटमैन, कोई लिफ्टमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रहा है। नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में ये है, पूरे पश्चिम बंगाल में ये है। तृणमूल छात्र नेता को नौकरी मिल रहा है। तृणमूल छात्र नेता, स्टेट के छात्र नेता, मुझे पता है, उसके गर्लफ्रेंड पीएचडी कर रहा है कहीं पे। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं प्रोफेसर हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन से यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, खबर तो आ ही जाता है। सब इस तरीके की नेक्सस बना के रखा है। कहीं किसी को नॉर्थ बंगाल भेजा जा रहा है, जिसको फैकल्टी बनने की एलिजिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। एलिजिबिलिटी तो आपके लिए नेट है, लेकिन नेट क्वालिफाई होने के बावजूद जिसके जो पेपर्स होनी चाहिए है नहीं, लेकिन तृणमूल करने के कारण उनको नौकरी मिल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लव जिहाद मामले में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर एनएसए लागू। लव जिहाद मामले पर फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दत्तोटिया ने पुष्टि की है कि अनवर कादरी के खिलाफ बलात्कार और साजिश सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि कादरी लंबे समय से फरार चल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन पर पहले ही 10,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। साथ ही उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि उनकी गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए खराब बन चुकी है, इसलिए अब उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है।
सर कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के ऊपर रासुआ लगा, ये क्या है पूरा प्रकरण? ये इसमें बाणगंगा थाने के अंतर्गत घटना हुई थी जिसमें कि दुष्कर्म का केस रजिस्टर किया गया था। तो उसमें ये वांटेड है बाणगंगा के केसेज में ये अनवर कादरी वांटेड है। तो इसमें इसका जो प्रकरण तैयार किया जाएगा सदर बाजार थाने के द्वारा और एनएसए के लिए कलेक्टर महोदय के यहाँ भेजा गया था, जहां पर कलेक्टर सर के द्वारा इसका एनएसए जो स्वीकृत कंफर्म किया जाएगा, इसका वारंट रिलीज कर दिया गया। अब एनएसए के तहत भी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर किन धाराओं में प्रकरण? चूंकि दुष्कर्म की धाराएं थी जिसमें कि कुछ इस तरह का जो वीडियो बना था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, उसमें आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने की धारा के तहत इसको भी आरोपी बनाया गया था और इसमें ये अभी फरार है। और इसके तहत चूंकि आपराधिक रिकॉर्ड 1 दर्जन से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण इसका एनएसए के लिए भी भेजा गया था, जो कि कलेक्टर सर के द्वारा इसको कंफर्म कर दिया गया है और अब इसकी वारंट हो गया है जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर इसमें इनाम भी घोषित है? हाँ, 10,000 का इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर घोषित है और एनएसए वारंट भी अब शामिल हो गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोहम्मद शमी को बेटी को अतिरिक्त सहायता देने का निर्देश टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी अलग रह रही पत्नी हनीस जहां के बीच चल रहे लंबे कानूनी विवाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। हनीस जहां के वकील इम्तियाज अहमद ने इसे हनीस जहां के लिए सबसे अच्छा पल बताया है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2024 तक हनीस जहां न्याय की तलाश में भटकती रही, लेकिन अब उन्हें न्याय मिला है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मोहम्मद शमी को हर महीने हसीन जहां को 1.5 लाख और उनकी बेटी को 2.5 लाख का भुगतान करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जब भी बेटी को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी, शमी को वे प्रदान करनी होगी। See, honestly speaking, tomorrow the matter was not fixed for hearing. Earlier, there were several occasions when the matter was heard by the Honorable Justice Ajay Kumar Mukherjee, and after hearing several times, all the parties, this matter was reserved for judgment, which is normally we say CAV. Yesterday was the date fixed for delivery of the judgment. So once the matter was fixed as item number 2 under the heading delivery of judgment, it was a very happy moment for the learned advocates who were assisting me, and also the best moment for Haseen Jahan, because I felt that since 2018 till 2024, she has been running from post to pillar. It started from the trial court. Initially, she was deprived of any interim order from the magistrate. An appeal was preferred before the assistant district judge, slightly modified, 80,000 to the daughter Ira and 50,000 to her. That order itself was under challenge before this Honorable High Court, and ultimately yesterday it was pronounced in the open court that 1.5 lakhs for Haseen Jahan, 2.5 lakhs for the daughter. And there was also addition that throughout, apart from all this, any time the daughter requires any assistance, so that has to be also provided by Mohammed Shami. And apart from the best part in the judgment was that the Honorable High Court has directed the trial court to dispose of the main application of interim maintenance, that within 6 months. So once you are getting 4 lakhs here, so there will be a high chance when you go back to the trial court and conclude the hearing of the maintenance, it might be again upgraded to 6 lakhs, because the claim of Haseen Jahan in her maintenance application was 7 lakhs and 3 lakhs. So the gate is open now. So today we are rejoicing. Maybe she is happy, but it might go little upper within 6 months in the trial court. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीबीआई जांच स्टालिन की मर्जी नहीं मंजूरी थी AIAMDMK का आरोप। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में अजित कुमार की कथित हिरासत में मौत के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। AIADMK प्रवक्ता कोविंद सत्यन ने इस मामले में मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्य पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। कोविंद सत्यन ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए होते तो अदालत खुद ये निर्देश देती, क्योंकि सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्होंने दावा किया कि कल न्यायालय में जो कुछ भी हुआ उससे पुलिस बल पर खास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायाधीश ने पुलिस की भूमिका को पूरी तरह नंगा किया और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है।
If M.K. Stalin has not directed CBI inquiry, the Honorable Court would have done it. Everybody witnessed how the Honorable Judge yesterday stripped the police force and exposed their wrongdoings in this murder, custodial murder. And those people who took the law into their own hands and their blatant attempt to erase the evidences. These were all exposed by the Honorable Judge. Indeed, even asked the AG, is there any issue referring this case to CBI? Having known that the Honorable Court will direct to CBI, Stalin, as a usual mundane exercise of a damage control exercise, not getting exposed any further, referred this to CBI. It is not out of his own will. It is of the compulsion and knowing that the court is going to order. That's why it has been referred. If the 25th custodial murder of this case has been referred to CBI and M.K. Stalin takes pride that justice will be delivered, where is the justice for the 24 custodial murders that took place after he took charge as the Chief Minister? Where is the justice for the 68 lives that were lost because of illicit liquor in Kalakurchi, when the Chief Minister has not even visited the families, nor spoken to any of the family members? He doesn't have the spine to even speak to them. What happened to the 32 lives lost in Vikramandi the year before? And do they deserve justice? Will M.K. Stalin dare to speak on these lines? Will he make a statement that justice will be delivered? For all those cases where DMK members are directly involved, DMK netas are directly involved, all those cases will be inquired by the Tamil Nadu police. But where the issue has gone larger, it has gone out of hands, and media has taken it and thoroughly exposed, it has been referred to CBI. Clearly indicates how incompetent these governments can be. And just because the elections are around the corner next year, yet another is a damage control exercise by M.K. Stalin to save his face. And CM yesterday spoke to the accusation to you. Committing a crime is a punishable offence. Erasing the evidence is also a punishable offence. If that were to be true, then M.K. Stalin should be the first person who should be arrested on trying to erase the evidences or watering down the entire episode. He is the head of the state, under him is the police. The victim's mother's complained there were no FIRs. Rather than addressing those issues, calling up the victim's family mothers and trying to offer soaps clearly indicates that CM himself is indulging in watering down the entire issue. This sets a wrong example, it's a wrong precedent, which clearly indicates that to save the skin, even M.K. Stalin can go all out, because it is his party men, 3 party men along with the DSP, who tried to bargain for a 50 lakh sum to water down and back down this issue with the family members. This was exposed by the court yesterday. The Chief Minister himself is involved in this entire episode of erasing the evidence. That's what it turns out to be. M.K. Stalin is definitely a disgrace as a Chief Minister to the state of Tamil Nadu, who is setting wrong precedents and wrong examples for the role of Chief Minister. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुखबीर बादल को मोहाली में पुलिस हिरासत में लिया गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मोहाली में पुलिस द्वारा अपनी हिरासत की बात कही है। बादल ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना कारण रोका गया जबकि वे गुरुद्वारे जा रहे थे। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर कब्जा कर लिया है। पंजाब के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गए हैं। केजरीवाल 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सर्वोच्च नेता बनकर राज्य में बैठ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब में आपातकाल लगा दिया गया हो। पंजाब की जनता को दसना चाहना है, केजरीवाल ने पूरा पंजाब कब्जा कर लिया। इन्ना अकाली दल की जथेबंदी तो डर गया, वर्करों डर गया कि अज घर घर पिंड पिंड केजरीवाल के ऑर्डर से पंजाब पुलिस आके सारे रोकी जाती, फड़ी जाती है। डेमोक्रेटिक राइट्स जिहड़े पंजाब के लोगों के है, हर इंसान के है, सारे उन्हें खत्म कर दिते है। इत्थे सुप्रीम अथॉरिटी वांगू इत्थे आके बह गया। मैं पंजाबियों को दसना चाहना है, आओ इकट्ठे होइए, इस केजरीवाल तो पंजाब को आजाद कराइए। इस केजरीवाल ने निशाना बना लिया कि 1.5 साल विच मैं 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके मैं अपनी पार्टी वास्ते इकट्ठा करूंगा। पहला हमला जो बहुत बड़ा हमला किया है वो 40,000 एकड़ जमीन अक्वायर करता जो नवे एक्ट से किया है। मतलब आया कि मैं इथों अपने दिल्ली के जिहड़े इहदे नाल ठेकेदार बिल्डर जिहड़े इहदे नाल सेट है उन्हां नाल सौदे करके इत्थे पंजाब की जमीन दिल्ली वाले बिल्डरां नूं जो ठेकेदारां नूं दूंगा। पर असीं अकाली दल दे वर्कर एक एक वर्कर मैं बेनती करना चाहना है, एक एक वर्कर हर कुर्बानी दूंगा, पर पंजाब दे विच
कब्जा हटा के छड्डूगा केजरीवाल का। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ केजरीवाल ने एमरजेंसी ला दी पंजाब, डेमोक्रेटिक राइट केजरीवाल ने खत्म करते हैं ते आम आदमी पार्टी दे लीडरशिप ते उन्हां दे एमएलए ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, केजरीवाल ने नहीं। ਤੇ ਅੱਜ सारा कब्जा केजरीवाल ने आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वक्फ संपत्ति का लाभ अब आम मुसलमानों तक पहुंचेगा, बोले जगदम्बिका पॉल। वक्फ संपत्ति के प्रबंधक और सुधार को लेकर चल रहे वक्फ संबोधक विधायक पर भाजपा सांसद और जेसीपी अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये गुजरात, कर्नाटक, चेन्नई, कोलकाता, असम, भुवनेश्वर सहित देश के कई हिस्सों में गए और महसूस किया कि देश में सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है, लेकिन उसका लाभ आम और गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पॉल ने बताया कि मोदी सरकार इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, कानून पारित होने के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में, विशेषकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब और पिछड़े मुसलमानों से इस संबंधन देश के करीब करीब काफ़ी राज्यों में गए, चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटका, बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई में गए, बिहार के पटना में गए, कोलकाता गए, हम लखनऊ गए यूपी में, असम में गए, गुवाहाटी गए, भुवनेश्वर गए। और उसका है कि सभी ने महसूस किया कि वाकई आज देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है और उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा आम गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। अगर ये सरकार मोदी की ये कोशिश कर रही है कि इसके बेहतरी के लिए, तो सभी ने वेलकम किया। और कानून बनने के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश में आम मुसलमान, गरीब, पसमानदा ने सब ने इसका स्वागत किया। केवल बंगाल में, मुर्शिदाबाद में या वेस्ट बंगाल में खुद टीएमसी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कराया। जिस तरह से घरों से लोगों को खींच के हिंदू को मारा गया, बाप बेटे को, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए और वहाँ की पुलिस मूक दर्शक खड़ी रही। कोलकाता में ममता बनर्जी केवल मौलानाओं की मीटिंग करती रही। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश अगर पटना मैदान में, गांधी मैदान में रैली में कह रहे हैं हम कूड़ेदान डालेंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति। ओवैसी अगर बोल रहे हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति और चुनाव। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नियम के तहत 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिससे वे सड़क पर नहीं चल पाएंगे। इस फैसले पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कड़ा विरोध जताया है। अतिशी ने कहा, बीजेपी की दिल्ली सरकार ने एक तुलंगलिंग फार्मा जारी कर दिया है, जो आम लोगों, खासकर दिल्ली के 2 पहिया वाहन चालकों के लिए बेहद नुकसानदेह है। दिल्ली के कई लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पुराने 2 पहिया वाहन पर निर्भर है, जिसमें कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है। ये निर्णय न केवल निराधार है बल्कि अतितार्किक भी है, क्योंकि वाहन की उम्र और प्रदूषण का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, 10 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटना पड़ेगा। और इस तुगलकी फरमान से एक झटके में 62 लाख व्हीकल्स को सड़क से हटना पड़ेगा, जिसमें 40 लाख 2 व्हीलर शामिल हैं, जिसमें 20 लाख गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली के आम लोग 2 व्हीलर के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने ऑफिस जाते हैं। 40 लाख मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर के ओनर्स अब क्या करेंगे? वो कैसे ऑफिस जाएंगे? वो अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे? दूसरी तरफ
दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ घर से बाजार जाने के लिए, बाजार से घर आने के लिए। अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ी वो खरीदते हैं और उस गाड़ी को लोकल यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बुजुर्ग अपने घर से मार्केट तक कैसे जाएंगे? क्या वो पैदल चल के जाएंगे? अपने हाथ में 10-10 किलो का सामान ढो के लाएंगे? क्या ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये ऑर्डर तुगलकी है, निराधार है, इलॉजिकल है। ये इस बात से साफ होता है कि किसी भी गाड़ी की उम्र का और उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण का कोई भी लेना देना नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयराम ठाकुर ने सरोजा के कुकला ग्राम पंचायत का दौरा किया। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरोज निर्वाचन क्षेत्र के कुलका ग्राम पंचायत का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कहीं घर और सड़कें बह गई है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रह रहे पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवार से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। मैं इस वक्त कुकला के इस गांव के पास हूं, जहां एक पुल जो यहां पर था, जो आने जाने का एकमात्र साधन था, रास्ता था, और जिसको 2002 में बना करके हमने तैयार किया था यहां की जनता की मांग पर, और वो पुल आज यहां नहीं है। 8 मकान जो हमारे सामने यहाँ इस तरफ मेरी बाईं तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ थे, उनका कोई पता सता नहीं है। वो सारे मकान बह करके चले गए हैं। सिर्फ इतना ही है कि आदमी यहाँ से सुरक्षित निकलने में सफल हुए हैं। और इसके अलावा इस तरफ जहाँ पर राइट साइड में मेरा इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इस तरफ पे बहुत बड़ी संख्या में जो रोड तो बिल्कुल ही रोड का तो नामो निशान नहीं रह गया, लेकिन मकान जो थे वो भी यहाँ से भी गुम हो, मतलब यहाँ से भी वो मकान सारे बह करके चले गए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा इस बात को लेकर संतोष है कि यहाँ ज़िंदगी नहीं गई है। पशुधन का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मकान का ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन ज़िंदगी बच गई है। यही एक बात मुझे सिर्फ कहनी है। और इस सारी चीज़ के लिए अब हम आने वाले समय में इस बात को देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार से हम रास्ता और निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो सड़क का जो जहाँ से हमारा बना हुआ था यहाँ से आने जाने का रास्ता, वो अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। नए सिरे से विचार करना होगा और इस क्षेत्र के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ मेरे पीछे यहाँ पर 16 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था, हमारा प्रतिक्रिया प्रोजेक्ट, और इस पुल का उद्घाटन और उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हमने एक साथ ही एक दिन ही किया था। यहाँ पर आकर के धूमल जी आए थे मुख्यमंत्री, आज वो भी नहीं है और वहाँ का आने जाने का रास्ता पूरा समाप्त है। और जो जानकारी मेरे को आज मिल रही है यहाँ आने के बाद कि उस प्रोजेक्ट में भी लोग अंदर थे, कितनी संख्या में थे ये अभी तक असर्टेन करना मुश्किल है, अनुमान लगाना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी जो जानकारी मिली है सारी चीज़ की वो मैं साझा कर रहा हूँ। पंचायतें उनकी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जैसे यहाँ है, तो लोगों की ये मांग है कि जो रोपवे एक माध्यम साधन है वो, मैंने इस बात के लिए आज भी चीफ मिनिस्टर से बात की है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है, रात को भी की है, सुबह भी बात की है मैंने सीएम साहब से। एकमात्र रास्ता यहाँ इस इलाके के लिए हमारे पास कनेक्टिविटी का वो रह गया, वो सिर्फ रोपवे है। और रोपवे के लिए जो हमारे इस तरफ के जो जितनी भी पंचायतें हैं जहाँ लोग जो है वो और रास्ता कोई रह नहीं गया जिनके पास, उनके लिए हमने कहा है कि कंसेशनल रेट पर कम से कम उन लोगों को आने जाने की सुविधा दें, राशन यहाँ से पहुँचाने के लिए सुविधा दें। कोई मरीज है, पेशेंट है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आग्रह हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि लोगों की मांग पर अगर रात को इमरजेंसी भी आती तो भी इवैक्यूएट करने के लिए पेशेंट को यहाँ से ये रोपवे चलता रहे, इस बात के लिए आग्रह किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस जमात-ए-इस्लामी के रिमोट कंट्रोल में बोले
राजीव चंद्रशेखर। भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और उनके गठबंधन दलों पर जमात-ए-इस्लामी तथा पीएफआई जैसे संगठनों के लिए अव्यवस्थित राजनीतिक संबंध रखने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने कहा कि बीते वर्ष में बीजेपी ने इस बात को लेकर लोगों को संचेत किया था, लेकिन पहले कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अब कांग्रेस को जमात-ए-इस्लामी से समर्थन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो धर्मनिरपेक्ष विरोधी विचार को बढ़ावा देता है। राजीव चंद्रशेखर का दावा है कि कांग्रेस ने केवल चुनाव जीतने के लिए जमात की मदद ली है। ये पार्टी पूरी तरह जमात के रिमोट कंट्रोल आ चुकी है। Congress party is working with the Jamaat-e-Islami, and you earlier also you said that the Congress party is using same word, the word used by the Pakistan for the terrorism. Could you please clarify? No, look, all these years, the people around the country and indeed the BJP has been alerting the people of India, people of various states, that the Congress party and the parties of the India alliance have a very, very dangerous, unhealthy political relationship with these anti-national forces like Jamaat, SDPI, PDP, etc. But we had no proof because it was all very hidden, it was all very secret. Rahul Gandhi would go to their homes, political leaders will go to their homes. But the first time their desperation and their shamelessness has reached a level where in Priyanka Gandhi Vadra's constituency of Wayanad, in the recent Nilambur by-election, the Congress party was forced by the Jamaat-e-Islami to openly admit that they were taking support of and were in alliance with the Jamaat-e-Islami. Now, Jamaat-e-Islami is an organization that has been in 2018 by their own Congress Chief Minister Umman Chandi called a dangerous organization. Jamaat-e-Islami is a party today, in their own words, they believe in anti-secularism. They believe that democracy cannot exist in India, and they believe in an Islamic state. This is the party with whose help the Congress is being forced to take in Kerala to win elections. A state that is already alarmingly creating radicalized young Muslim youth. So this is the point that the people of India should know, that this is where Congress's politics has gone. As far as the other issue, you look at any statement of a Congress leader. Rajmohan Unithan is an MP from the Congress in Kerala. When he was asked about terrorists, he said, these are not terrorists, these are freedom fighters. Now, who has used that phrase before? Extensively in the last 40 years, it is Pakistani state justifying Pakistani terrorism. That these are not terrorists, these are freedom fighters. So the Congress party has become a party that is almost remote controlled completely by these kind of forces like the Jamaat. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रभाव पर विभाग सतर्क, नियंत्रण कक्ष स्थापित, दिया कुमारी ने बताया। राजस्थान में मानसून के दौरान जल प्रभाव की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि ये विभाग पूरी तरह से सतर्क और हर स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही की जाएगी। दिया कुमारी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब किसी भी नई सड़क के निर्माण के साथ साथ नालियों का निर्माण भी अनिवार्य होगा, ताकि जल प्रभाव की समस्या से बचा जा सके। मानसून का दौर शुरू हो चुका है और इंद्रदेव की काफ़ी मेहरबानी है। पहले महीने में जून में 100% अधिक बरसात हुई है। सड़कों की यदि बात की जाए, जो कि राजस्थान की जो सड़कें हैं वो डिपार्टमेंट आपका ही देखता है, किस तरह दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि बारिश में सड़कें खस्ताहाल हो जाती है। निकायों के साथ आपके डिपार्टमेंट की भी भूमिका अहम हो जाती है। हम लोगों ने तो बहुत सारी बैठकें ले ली हैं और डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क है और हर स्तर पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी बनाया है और वहाँ पर सारी जो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए वो भी अवेलेबल हो चुकी है और कहीं भी कोई भी ऐसी बात सामने आएगी तो तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा भी जो नई सड़कें हैं उसके लिए भी मैंने कल ही एक लेटर निकाला कि सड़क के साथ नाली बनाना अनिवार्य हो गया है अब, क्योंकि सड़क बन जाती नाली नहीं बनती, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बनती या उसके साथ सीवरेज नहीं बनती तो फिर समस्या आती रहती है, वो सड़क टूटती रहती है। तो इसलिए उसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेंगे अब आइंदा से, जो भी नई सड़कें बनेंगी। आकस्मिक दौरे कई बार किए हैं और अब हम लोग और भी करेंगे
तो कोशिश तो यही होगी कि ये प्रॉब्लम बार बार नहीं आए। अब ये सड़कें तो पिछली सरकार की सड़कें हैं, अब क्या करें, उन्होंने बहुत ही इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़कें नहीं बनाई उस समय, तो उस पर हम लोग तो ध्यान देंगे कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लास्ट मेरा सवाल है ये गर्मी अब खत्म होकर मानसून का सीजन आ चुका है, पर्यटन से कितनी उम्मीद है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान की ओर से जो नापास हरकतें हुई, उसके बाद कुछ असर पड़ा था पर्यटकों पर, अब क्या धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है और पूरी तरह से राजस्थान को फिर से हम लोग टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन्स इस तरह के हम लोग चलाएंगे। हमारा सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। बाकी नए डेस्टिनेशन डेवलप करने की ओर भी ध्यान देंगे। अभी हम लोगों ने कोटा में भी ट्रैवल मार्ट की घोषणा की है जो जनवरी में होने वाला है। इसके अलावा सारे जितने भी बजट घोषणाएं थी उस पर भी हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। वो फाइलें हम लोग बहुत रेगुलरली, मैं पर्सनली फॉलो अप कर रही हूँ कि जितने भी नए डेस्टिनेशंस हैं या पुराने डेस्टिनेशंस को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमलहेड़ी गांव में प्रसाद खाने से 70 लोग बीमार। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अमलहेड़ी गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान प्रसाद खाने से करीब 70 लोग बीमार हो गए हैं। CMHO जयस यादव ने बताया कि कल शाम 6 बजे उन्हें सूचना मिली कि गांव में कई लोगों को पेट दर्द और सर दर्द की समस्या हो रही है। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों का सर्वे किया और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। मामला था और कितने लोगों की संख्या पहुंची? कल शाम को 6:55 पर गांव से हमारी जो ANM है उसके द्वारा सूचना मिली थी कि गांव में किसी पूजा वगैरह में जो प्रसाद बना था उसको खा के लोगों के पेट में दर्द और दस्त हो रहे हैं, संख्या ज़्यादा है। तो इस आधार पर मैं और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश सोनी, उनको लेके मैं तुरंत उसी गांव में गया लगभग 7:30 बजे और देखा तो सचमुच में वहाँ काफ़ी लोग पीड़ित थे। तो सभी का हमने सर्वे करवाया, सभी को वहाँ पर दवा उपलब्ध कराई और जो ऐसा लग रहा था कि ये गंभीर हो सकते हैं आगे चल के, तो एम्बुलेंस बुला के उनको मैंने जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा के इलाज करवाया। वहाँ पे जो लाइन लिस्टिंग मेरे पास थी वो लगभग 55 लोगों की थी। उसमें सभी प्रकार के उम्र के लोग थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, जवान भी थे और सभी को। टोटल संख्या सर कितनी थी? एग्जैक्टली टोटल यूँ नहीं हो पा रही है कि जो अपने आप इलाज लेके चले गए और उन्होंने हमको रिपोर्ट नहीं किया हुआ। तो वहाँ पे हमने जो ब्लॉक के BMO हैं, प्रमुख हैं डॉक्टर मौर्य, उनको आदेशित किया है कि वो हाउस होल्ड का सर्वे कराएं जिससे हमें पूरी एग्जैक्ट जनसंख्या एग्जैक्ट बीमारी से ग्रसित लोगों का पता चल सके और उनको समुचित इलाज। तो लगभग 70 से ऊपर हो सकते हैं क्या? लगभग 70 के करीब होंगे क्योंकि 55 हमारी लाइन लिस्ट में थे जो हमने स्वयं ने देखे थे और 10-15 के करीब वो बता रहे हैं, वो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है संख्या, लगभग 70 के करीब ऐसा। तो अभी क्या स्थिति है? अभी पूरी तरह सामान्य है, सभी को इलाज दिया जा चुका है, लोगों को आराम है। कोई कैंप वगैरह आपका? वहाँ पे 3 दिन के लिए हमने जो लोकल का स्टाफ है उसको बोला है कि लगातार वहाँ पे भ्रमण करेंगे और BMO साहब बीच बीच में रिपोर्ट लेके हमको देंगे। सर वजह क्या बताई जा रही है इसमें बीमार होने की? वजह वहाँ कोई अमानक घी था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता गैंगरेप मामले पर अभिजीत मुखर्जी की प्रतिक्रिया। कोलकाता में हुई कथित गैंगरेप की घटना पर कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये एक जनघन्य अपराध है और इसे रोकना सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी है। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि सुनने में आया है कि कुछ आरोपी पकड़े गए हैं और उनका मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार इस गंभीर अपराध को नियंत्रण करने में नाकाम रही है। उन्होंने बंगाल के लिए एक बंगाली तौर पर अपनी शर्म व्यक्त करते हुए कहा कि जो राज्य कभी हर क्षेत्र में आगे था वे अब पिछड़ रहा है। दूसरा ऐसा मामला है जिससे एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जो है गवर्नमेंट के सवाल खड़े होने लगे। बहुत ही बुरा हो रहा है। रेप इटसेल्फ इज अ हिनियस क्राइम। कंट्रोल होना चाहिए
एंड मैं आई एम सॉरी टू से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सुने हैं कुछ बंदा को पकड़ा गया, उसके बाद अभी शायद जेल हाजत में है, ट्रायल चलेगा। पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कम ही होता है, क्योंकि अर्जीकर वाला देखो आप, एक बंदा को पकड़ के जेल में भी डाल दिया, वो पुलिस फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा था। बहुत ही ख़राब चीज़ हो रहे हैं। एक बंगाली होते हुए शर्म से मेरा सिर झुक जाता है। हर जगह पे जो बंगाल किसी टाइम सबसे आगे था, अभी पीछे जा रहा है। सिस्टमेटिकली ये हो रहा है। ये दूसरा किसी को ब्लेम देने का है ही नहीं, ये अपने आप को ब्लेम देना है। अपना गवर्नमेंट जो भी चला रहे हैं, जो भी दल है, उन्हीं को ही एक्शंस लेना है, उन्हीं को ही अच्छा गवर्नेंस देना है। इट्स एब्सोल्युटली फेलियर। हर जगह पे ऐसा हम देख रहे हैं। और मेरा समझ में नहीं आता है, कोई वेरी सीनियर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका कहने से तो ये होता नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं। वो गलत है। इसी से इनकरेजमेंट मिलता है। प्रोटेक्शन देना है, गलती किया उसको निकालो, उसको जो कानून बनता है उसका हिसाब से उनका डील करो। अगर अदालत उनको जेल में भेजे, प्रूव हो जाए तो जेल जाएगा। उस टाइप का आदमी को निकालिए आप। सर आप नाम नहीं ले रहा हूँ, सीनियर आदमी जो है टीएमसी में सर, वो भी नहीं बताऊंगा, आप समझ रहे हो। अगर सीनियर लोग का सारा स्टेटमेंट देखते रहोगे तो आप देखो समझ जाओगे ये गलत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कावेरी नदी से पवित्र जल का आयोजन स्थल पर आगमन। तमिलनाडु के धार्मिक आयोजनों में से आज एक खास विधिवत संपन्न हुई। श्री थायुमनवर मंदिर में अपनी तिरुमंजलम के अवसर पर कावेरी नदी से पवित्र जल लाया गया। ये जल विशेष पूजा और अनुष्ठानों से उपयोग किया जाएगा। कावेरी नदी को ये पवित्र माना जाता है और इसके जल से होने वाली पूजा धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जिन्होंने इस पावन अवसर में भाग लिया और आशीर्वाद प्राप्त किए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुविधाओं में सुधार, बोले मनोज सिन्हा। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधाओं को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और स्थानीय निवासी मिलकर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों की चढ़ाई 6 फीट से बढ़ा दी है, अब 12 फीट कर दी गई है, जिससे यात्रियों के आगमन में काफी राहत मिलेगी। शिव सूत्र में भगवान शंकर कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म और अपने कर्तव्य का दायित्व अगर यह निर्वहन आदमी करता है तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने अच्छे तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। 2022 से निरंतर अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ स्थल के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा में सुधार भी किया गया है। भगवान अमरनाथ जी की गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को
जो 4 फीट 5 फुट चौड़ा हुआ करते थे आज 12 फीट चौड़ा बना दिया गया। पहले वो मार्ग अंधकार में हुआ करते थे, अब ग्रिड कनेक्टिविटी वहां उपलब्ध करा दी गई है। पूरे रास्ते में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रदान हो गई है। यात्रा ट्रैक पर लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमराज लगाए गए हैं। राजभवन और पुलिस कंट्रोल रूम में 24/7 इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर चलता है, जिससे पूरे यात्रा की मॉनिटरिंग होती है। सभी यात्रियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए RFID बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी स्थापित कर दिया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। चंदनबाड़ी और बालताल दोनों यात्रा बेस कैंप में ONGC ने 100 बेड के अस्पताल बनाए हैं। स्वच्छता के मामले में विगत यात्राओं में हमने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की थी। 2022 के पहले सिर्फ श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा एरिया में सफाई होती थी। अब हमारा ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सभी प्रशासन के डिपार्टमेंट भी इस काम में पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। 2024 में कचरा मुक्त और सस्टेनेबल तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करके 0 लैंडफिल का लक्ष्य हासिल किया गया था। श्रद्धालुओं के लिए जोर शोर से यात्री निवास के निर्माण का कार्य शुरू है। कल श्रीनगर में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास का लोकार्पण हुआ। 4 तारीख को बालटाल में भी लोकार्पण हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि ये सब भगवान भोलेनाथ के भक्तों को समर्पित है। मुझे विश्वास है ये सभी सुविधाएं तीर्थयात्रियों के आध्यात्मिक अनुभव में और विस्तार करेंगी। उनकी यात्रा से पहले भी बेहतर, सुरक्षित और सुगम व्यवस्था रहे, इसका पूरा प्रयास हमारे मित्र कर रहे हैं। आज तवी आरती से इस महातीर्थ का शुभारंभ हुआ है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी जम्मू और श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के सभी साथियों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देता हूं। आरती के पावन उत्सव में उपस्थित सभी जम्मू वासियों और देश के कोने कोने से आए हुए भगवान भोलेनाथ के भक्तों का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल बनाए, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से इस बार की यात्रा गत वर्षों से भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि देश नहीं दुनिया की निगाह इस बार इस यात्रा पर टिकी हुई। जैसा राजेश गुप्ता जी ने कहा, भक्तों के इरादे बड़े मजबूत हैं फौलाद की तरह, कोई धमकी उन्हें डिगा नहीं सकती है। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्रद्धालु सुविधापूर्वक जाएंगे, व्यवस्थित जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद लेकर के सकुशल वापस जाएंगे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया गया है। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं, यहाँ पर आप सभी लोग हैं। कल सुबह 4:30 बजे भगवती नगर से भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त जाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा धर्म है कि हम उन यात्रियों को रवाना करने के लिए वहां जरूर पहुंचे भगवती नगर में। और एक अनुरोध, जो भी आपके परिचित आ रहे हैं उनसे जरूर कहिए कि कन्वॉय के साथ जाना ही आपके लिए उचित होगा। कम समय में आप पहुंचेंगे, सहूलियत से पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे और बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस आएंगे। ये मेरा सबसे निवेदन है। प्रशासन के हमारे साथी प्रयत्न कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड प्रयत्न कर रहा है। मैंने भी प्रेस के माध्यम से इस बात को कई बार कहा है। मैं मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा, इसे जन जन तक पहुंचाने में आप भी सहयोग करिए। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों से विशेष रूप से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी आपसे पूछे उसे जरूर ये कहिए कि कन्वॉय के साथ चलेंगे तो आपको सुविधा होगी। फिर किस तरह के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? कल से यात्रा शुरू हो रही है, पहला जत्था कल फ्लैग ऑफ होगा। मुझे लगता है कि मैं पिछली 4 यात्राओं को मैंने देखा है। यात्रियों और भक्तों की सुविधा के दृष्टिकोण से भी पहले से बेहतर इंतजाम है और सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही चाक चौकबंद इंतजाम किया है। जिस तरह से श्रद्धालु देश भर से उमड़े हैं, अभी तक 5000 से ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ेगी। मैं मीडिया और
जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का भी सहयोग चाहता हूं। सबसे निवेदन करता हूं कि आप सबकी यात्रा है, केवल प्रशासन और सुरक्षा बलों की यात्रा नहीं है। मैं समझता हूं पूरे जम्मू कश्मीर की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस यात्रा को सफल बनाएं। अच्छा रिस्पांस है, आप देख सकते हैं। अंत तक जत्थे में बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, आप देखते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कोलकाता गैंगरेप मामले में जांच की। बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य ममन कुमार मिश्रा ने कोलकाता के कथित गैंगरेप मामले पर अपनी जांच का ब्यौरा देते हुए बताया कि उन्होंने मामले से जुड़े सभी पक्षों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें कई दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली, जिसमें एफआईआर में आरोपी का नाम बदलने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पीड़िता से बात करने की कोशिश के बावजूद ऐसा प्रतीक होता है कि पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को छुपाया हुआ है। मिश्रा ने इस मामले में गार्ड को सबसे अहम गवाह बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। विजिट किया, बहुत लोगों से हम लोग मिले, वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मिले, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल से मिले और भी आम लोगों से भी मिले, कॉलेज से रिलेटेड कुछ और स्टाफ से भी हम लोग इनडायरेक्टली मिले, उस मोहल्ले के लोगों से मिले। तो सबसे पहले जो वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल यूनिट है, उसकी जो महिला सेल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक पेपर जो हम लोगों को उपलब्ध कराया, उसमें ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर होता है उसके साथ कुछ टेम्परिंग हुई है। एफआईआर कुछ देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक्यूज्ड का नाम उसमें बदलने की कोशिश की गई है, उसमें कुछ टेम्परिंग किए गए हैं, उसको मिटा के JMP इस ढंग का लिखा गया है फुल नेम। देखिए, क्रिमिनल लॉ में जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि जो पीड़िता है, विक्टिम है रेप की, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। एक्यूज्ड का नाम उसको छुपाने का, उसको हटा के और MJP ऐसा कुछ लिखना, इसका कुछ मायने हम लोग को समझ में नहीं आया। फोटोकॉपी जो हम लोग के पास है, तो इससे थोड़ा सा तो डाउट जरूर है इस मामले में कि एक तो डिलेड एफआईआर लॉन्च हुआ, इसमें एक दिन के बाद लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि विक्टिम से या उसके परिजनों से, उसके फैमिली मेंबर से, उसके फादर से मिले। CP से हमने कहा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पुलिस ने कहीं उन लोगों को छुपा के रखा है, विक्टिम को भी छुपा के रखा है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी छुपा के रखा है। और इसका वजह क्या है ये समझ में नहीं आई बात। दो वजह हो सकता है। वो उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि सच्चाई कुछ और है। क्या है? हालांकि 3-4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, एक गार्ड को भी उन्होंने अरेस्ट किया। एफआईआर अगर प्राइमा फेसाई हम पढ़ते हैं तो एफआईआर से ऐसा लग रहा है कि गार्ड सबसे ही इज द मटेरियल विटनेस, लेकिन गार्ड को क्यों अरेस्ट करके उन्होंने एक्यूज्ड बना के और जेल के अंदर कर दिया? ना मीडिया से मिल सके, ना किसी इंक्वायरी कमेटी से मिल सके, हम लोगों का भी कोई ये नहीं हुआ। उसके सामने सारी घटना घटी, एफआईआर के हिसाब से लग रहा है। तो ही इज द बेस्ट विटनेस, बट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ही इज इन पुलिस लॉकअप। तो अब उसको क्या सिखा पढ़ा रही है पुलिस? इन्वेस्टिगेशन में क्यों ऐसा है? एक्यूज्ड का नाम बदल दिया गया और किसी से मिलने नहीं दिया गया हम लोगों को भी। कॉलेज में हम लोग जाना चाहे तो बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत फोर्सफुली हम लोग बहुत कहा सुनी किए, तब जाके कॉलेज के प्रांगण में वाइस प्रिंसिपल से हम लोग को मिलने दिया गया। और वो एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, जो उसकी जीबी है, जनरल बॉडी, उसमें सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज और पॉलिटिशियंस हैं टीएमसी के। एक्यूज्ड आपने देखा, जो मेन एक्यूज्ड एफआईआर में जिसको इन लोगों ने अरेस्ट किया है, ही इज क्लोजली रिलेटेड टू टीएमसी। अब किसी दूसरे बड़े बड़े एक्यूज्ड को छुपाने के लिए एफआईआर में वैसा किया गया जो हम लोगों के दिमाग में है। जो बात
विक्टिम से मिलने के बाद, उसके परिजनों से मिलने के बाद क्लियर हो पाती, वो नहीं हो पाई। तो हम लोग अपना रिपोर्ट में हम लोग चारों आदमी भी आजकल में बैठेंगे और बैठ के उसको हम तैयार कर रहे हैं। सारे एस्पेक्ट पर हम लोगों ने कल देर रात भी बात की और अब रिपोर्ट हम दे रहे हैं। लेकिन अब रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार है, वो कितना उस पर अमल करेगी ये अलग बात है। लेकिन हम अपना रिपोर्ट सारा जो कुछ सामने है और जो दिमाग में डाउट है, जिस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो सारा हम लोग अपने माननीय जेपी नड्डा जी को, अपने पार्टी को उपलब्ध कराएंगे। और ये मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन जनता के सामने भी आना चाहिए। बैकग्राउंड हमारे पार्टी का जो उद्देश्य रहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, जांच हो एक इंडिपेंडेंट, तो ये एक फेयर इंक्वायरी, एक जांच का पर्पस ये है कि पुलिस का इतिहास जो पश्चिम बंगाल का रहा है, लगातार मामले हसप किए जाते रहे हैं, एविडेंस को डिमोलिश किया जाता है, टेम्परिंग होती रही है। अभी भी मैंने कहा ना, एफआईआर आप देखेंगी, कल रिपोर्ट जब हम सबमिट कर देंगे उसके बाद हमको लगता है कि पार्टी ही सारी चीज सामने लाएगी, मीडिया में भी। एफआईआर देखने से लगता है कि उसमें टेम्परिंग किया गया है, नाम मिटा के और JMP ऐसे कुछ लिखा गया है। इसका कोई सेंस नहीं है। कभी भी एक्यूज्ड का नाम छिपाना नहीं है। एक्यूज्ड का नाम तो दुनिया के सामने आना चाहिए। जब एक्यूज्ड नेम्ड है, अननोन रहता है तो वो दूसरी बात होती है, उसमें TI पैरेड वगैरह की जरूरत पड़ती है, लीगली कुछ उसमें अड़चन आ सकता है। लेकिन यहाँ जब उस नाम दे रही है विक्टिम, तो उसको तो हाईलाइट करना चाहिए। तो यही है, अब हम रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग के सामने आएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश सरकार में शिक्षा को बढ़ावा मिला, बोले अमित जमोई। उत्तर प्रदेश में चल रहे स्कूलों के विलय के फैसलों पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अकीम जमोई ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, सीएम योगी इस फैसले से सामाजिक संदर्भ को नहीं समझ पा रहे हैं। अमित जमोई ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के कमजोर तत्वों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने शासनकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। जब भारत में शिक्षा अभियान की कैंपेन चली, शिक्षा अभियान का मतलब ये था कि दरवाजे तक शिक्षा जाना, तालीम जाना। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र दरवाजे तक पहुंचना। तो जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, बैकवर्ड हैं, वो सारे लोग जो बहुत वीकर सेक्शंस के लोग हैं, बहुत मुश्किल से शिक्षा के लिए उनके अंदर मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जब उत्तर प्रदेश के CM थे, उन्होंने कैसे बच्चों को घर तक निकाल के स्कूल तक लाया जाए, उसके लिए समाजवादियों ने प्रेरक की भर्तियां करी। उसके बाद माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने से शिक्षकों की भर्तियां, उर्दू शिक्षकों की भर्तियां बड़े पैमाने पे कि जो एक स्टैंडर्ड लेवल की जो एकेडमिक है वो हमारे बच्चों को ग्रामीण स्कूलों तक पहुंचे। फिर UPA 1 का ज़माना आया, कांग्रेस समाजवादियों की सरकारें थीं UPA 1 में, तो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बहुत हमारे देश में भुखमरी है, डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक। तो हमने लंच में मिड डे मील का इंतज़ाम किया, झोला, बस्ता, मोज़ा, जो बच्चे हैं ग्रामीण, तो भारत जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो माननीय अखिलेश जी की ये हमेशा उम्मीद थी कि कैसे शिक्षा को एक स्टैंडर्ड तक ले जाया जाए, शिक्षकों की भर्तियाँ कराई जाएँ, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज हमारे स्कूलों में गुरु तो है नहीं। सवाल ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं हमारे पास, KG बेबी जो का एक स्टैंडर्ड है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमारी जो बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार का, हम ये प्रण लें कि ये जो बजट है इतना % हम बजट हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। और जो संस्कृति मॉडल का स्कूल है या केंद्रीय मॉडल का जो स्कूल है, समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग चाहते हैं कि हर ब्लॉक स्तर पे एक KG बेबी स्कूल का स्टैंडर्ड का स्कूल खड़ा किया जाए। लेकिन सरकार, क्योंकि
आप नहीं चाहते हो कि जो पीडीए है, जो दलित पिछड़ा है, वो पढ़ जाए, लेकिन 2027 में हम इस बात का प्रण लेते हैं कि आप बंद करते हो, ये तो हम इसकी निंदा करते हैं, मुखालफत करेंगे, हम इसका घेराव करेंगे आने वाली विधानसभा की सेशन में। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा है समाजवादियों का, आते ही जो शिक्षा राष्ट्रपति के बेटे को और जो एक माली के बेटे को, हम चाहते हैं कि वो शिक्षा, एक समान शिक्षा हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश में मिले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हावड़ा में पेड़ गिरने से 2 की मौत, निगम कर्मचारी थे दोनों मृतक। पश्चिम बंगाल के हावड़ा नगर निगम क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। हावड़ा नगर निगम ने अध्यक्ष सुजय चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि ये हादसा उस समय हुआ जब निगम के 3 कर्मचारी सड़क किनारे बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अचानक से पेड़ गिरा, जिसकी चपेट में आकर दोनों कर्मचारी नूर और महादेव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा कर्मचारी घायल हो गया है। वो एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे एक पेड़ था, तो वो पेड़ अचानक से गिर गया ऑपोजिट साइड में। ये पेड़ रास्ता के एक साइड में था और ऑपोजिट साइड में हम लोग का 3 स्टाफ बैठे हुए थे, वो अखबार पढ़ रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये पेड़ इतना जल्दी गिरा उन पे कि वो लोग वहाँ पे हटने का टाइम नहीं मिला। तो 2 स्टाफ हम लोग का नूर और महातो को अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया, स्पॉट डेड हो गया। 3rd और जो हम लोग का स्टाफ था वो उसका थोड़ा फर्स्ट एड इंजरी करके हम लोग मतलब उसका ड्रेसिंग करके छोड़ दिया है हम लोग। बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, अचानक हुआ है और हम लोग ये 2 परिवार के साथ है। जो फाइनेंशियल जो कॉम्पेंसेशन, आर्थिक सुविधा जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, हम लोग आज ही उनका परिवार के लोग जब आएंगे तो हम ऑफर करेंगे, क्योंकि एक झारखंड का रहने वाले हैं उसका परिवार और दूसरा का परिवार दत्तोपुकुर यहाँ पे है। तो उसका परिवार के लोग जब आएंगे तो हम लोग उनसे बात करके उनको जो जो सहायता चाहिए हम लोग एजेंसी की तरफ से पूरा सहायता करेंगे। क्या कंपनसेशन में क्या रहेगा या कुछ सहायता राशि? नहीं, एक तो आर्थिक सहायता हम लोग करेंगे उनको, फिर उनसे बात करेंगे हम लोग, उनको परिवार के लोग आने का साथ बात करके हम लोग तय करेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि हावड़ा पौर निगम उन दोनों परिवार के साथ एकदम उसके पास ही रहेगा। तो विपक्ष का कहना है कि कॉर्पोरेशन की लापरवाही के कारण ये घटना हुई, क्योंकि देख रेख सही तरीके से नहीं हो रहा। ये तो उसका बनाया हुआ कहानी उनका चलता रहता है, तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ। 2 आदमी का देहांत हो गया, उसके लिए भी वो पॉलिटिक्स कर रहा है। इससे खराब और कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे एक भी आदमी आके उसको पास खड़ा नहीं हुआ, उसको परिवार को कोई समवेदना नहीं जनाया, ये सब नहीं करके वो अभी इसके लेके ये पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। तो इससे खराब मतलब मेंटालिटी ये विपक्ष का जो है, मुझे मतलब इसका जवाब देने में भी मुझे ये लग रहा है इतना घटिया ये पॉलिटिक्स ये नहीं होना चाहिए। 2 आदमी का मौत हो गया है, उसको समझना चाहिए कि पहले ये पॉलिटिक्स करने का पहले हम लोग का 2 आदमी का देहांत हो गया, उसके परिवार के साथ पहले रहना है, पॉलिटिक्स बाद में होगा। सर, जिनका देहांत हुआ वो क्या अस्थायी कर्मी थे या एक परमानेंट स्टाफ था, एक अस्थायी। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश की तमाम बड़ी खबरें मेरे सहयोगी मिनाल के साथ। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।